देशद्रोह के कानून के मिसयूज का सबसे लेटेस्ट और सबसे फिट एग्जाम्पल नवनीत राणा का केस है। हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर उनके खिलाफ देशद्रोह का केस लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। अदालत ने भी नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत देते वक्त दोनों के खिलाफ सेडिशन का केस दर्ज होने पर हैरानी जताई थी। आज नवनीत राणा ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार इस काले कानून को खत्म करेगी। नवनीत राणा ने कहा कि जब पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी तो वो इस पर जरूर बोलेंगी, क्योंकि वो इस कानून के मिसयूज की भुक्तभोगी हैं। आने वाले समय में जब जून में हमारा पार्लियामेंट होगा, एज ए मेंबर जब इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स सरकार लाएगी तो उस पर ज़रूर खड़े होके, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भुगती हैं और महाराष्ट्र से पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महिला जिसको ये केस के अंदर कोर्ट जेल में भेजा गया, तो उस पर ज़रूर बोलेंगे। और एक चीज़ तो ये सरकार का, केंद्र सरकार का दिल से अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार जितने भी ब्रिटिश कालीन जो भी कलमें हैं उसको हटाने पे और उस पे अमेंडमेंट्स लाने में सिर्फ ये सरकार काम कर सकती है और कोई नहीं। और हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल्स के जो नियम है, जो ऑफेंस है, उस पे काम करने वाला उद्धव ठाकरे हैं। और ये सरकार मोदी ही जी सिर्फ ये सब चीज़ें हटा सकते हैं, पर हिटलरशाही आज भी मेरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के माध्यम से महाराष्ट्र में सबने देखी है, पूरे देश की जनता ने ये महसूस किया और देखा भी है। हालांकि अदालत ने नवनीत राणा को इस केस में राहत दी है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार नवनीत राणा के पीछे अभी भी पड़ी हुई है। उस जमानत पर जेल से बाहर आए तो बीएमसी के अफसरों ने उन्हें घर में बिना परमिशन कंस्ट्रक्शन का नोटिस दे दिया। 7 दिन में जवाब देने को कहा, वरना घर तोड़ने की कार्रवाई होगी। इस पर आज नवनीत राणा ने कहा उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव ठाकरे कितना गिरेंगे, किस हद तक नीचे जाएंगे। नवनीत राणा ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है कि एक महिला से उद्धव ठाकरे कितना डर गए हैं। उनके खिलाफ पूरी सरकार और एजेंसियों को लगा दिया। जो मेरे फ्लैट के अगेंस्ट मुझे नोटिस दी है, आज ये मुझे लगता है वो फ्लैट में मुझे रहते हुए 7 वर्ष हो रहे हैं, 6 से 7 वर्ष हुए हैं। और वो बिल्डिंग, ना मैं बिल्डर हूँ, ना वो प्रॉपर्टी की मैं हेड हूँ या मालिक हूँ, किसी ने बनाई, मैंने खरीदी और मैं उस घर में रहती हूँ। ये सीधे से, और कई लोग, कई परिवार उस घर फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं। उन्होंने सडन ऑफ 124 लगाई, हम जेल के अंदर, तब वो नोटिस हमारे गेट के दरवाजे के बाहर लगा के जा रहे हैं। इंसानियत तो जिंदा ही नहीं रही है। और आपने ही परमिशन दी है ऑनर को, जो बिल्डिंग के ऑनर थे, जिन्होंने बनाया, बिल्डर को सब दिए, आज नोटिस लगा के गए हैं। मुझे ये उनसे एक प्रश्न पूछना है कि आप गिरोगे भी तो कितना गिरोगे? आपको ये लगता है कि घर का अगर कोई पार्ट तोड़ दिया तो हम बेघर हो जाएंगे? आप बेघर भी कर देंगे। तो हमारी लड़ाई अगेंस्ट करप्शन ये महाराष्ट्र में पहले भी थी और आज भी उसके अगेंस्ट हम खड़े रहेंगे। जो महाराष्ट्र का नुकसान करने के लिए आगे आ रहे हैं उसे पीछे खींचने का काम हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। और जो नोटिस दिए हैं लीगली हम उसका उत्तर जरूर देंगे। हम लीगल पे विश्वास करते हैं और लीगली हम आगे जाएंगे। बीएमसी की टीम सिर्फ नवनीत राणा के घर नहीं पहुंची, मुंबई की कार्यकारी मेयर किशोरी पेडनेकर और शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे लीलावती हॉस्पिटल भी गई। बीएमसी ने लीलावती हॉस्पिटल को नोटिस देकर पूछा था कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचे। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो लीलावती हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन की बात कही गई। इसके बाद हॉस्पिटल ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया, कहा कि सिक्योरिटी स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, उसे सस्पेंड किया गया है। उसके बाद लीलावती हॉस्पिटल ने मेडिकल गाइडलाइंस का वायलेशन करने को लेकर नवनीत राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब ये बात तो क्लियर है कि शिवसेना और सरकार के प्रेशर में नवनीत राणा के खिलाफ एफआईआर हुई। इसीलिए नवनीत राणा ने कहा कि बेहतर होता इस बहाने उद्धव ठाकरे खुद भी एक बार हॉस्पिटल का दौरा कराते, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल तक तो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस भी नहीं गए। नवनीत राणा ने आज कहा कि उन्हें यह देखकर हंसी आती है कि हॉस्पिटल में जाकर एक कंपाउंडर और डॉक्टर से इस बात की इंक्वायरी कर रही है कि वो क्या इलाज कर रहा है। अगर मैं अंडर ट्रायल होती, अगर मैं जेल से उनके कस्टडी में होती और हॉस्पिटल जाती, सो देन द डिपार्टमेंट हैज ऑल द राइट्स
कि मेरे अगेंस्ट वो जो इंक्वायरी करना है वो हॉस्पिटल से कर सकते हैं, या उनका ऑफिशियली वो डिपार्टमेंट का है, बीएनसी का नहीं है, कोई भी मेंबर का नहीं है। और जिस तरीके से एक महिलाओं के पर्सनल क्या चेकअप हुए, किसका ट्रीटमेंट हुआ है, क्या मेडिसिन चालू है, ये पूछने का राइट्स इस देश में आज तक किसी भी हाउस को किसी ने दिया नहीं है। उसके अगेंस्ट उद्धव ठाकरे काम कर रहे थे। मेरा उद्धव ठाकरे जी को सवाल है, क्वेश्चन था उस दिन भी था और आज भी है। और जो महिलाएं जाके वहाँ पर पूरी फैकल्टी को टॉर्चर कर रही हैं, डॉक्टर को क्वेश्चन आंसर कर रही हैं, खुद कंपाउंडर है और वो डॉक्टर को क्वेश्चन कर रही हैं कि आपने क्या ट्रीटमेंट दी है, तो मुझे हंसी भी आई और मुझे दुख भी हुआ। ये बात सही है कि बीएमसी की कार्यकारी मेयर एक ज़माने में कंपाउंडर थी, उन्होंने डॉक्टर से सवाल किए। हालांकि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में वीडियो बनाकर उसे वायरल करना गलत है, इसकी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। की कुठल्याही बाबतीत फोटोज काढणं हा काही कुठल्या नियमाचा फोटो निकालना ये नियम में नहीं है। फिर फोटो निकालकर उसे वायरल करना, उस पर चर्चा करना या राजनीति करना, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। उसकी जांच करेंगे। फोटो किसने निकाला, अस्पताल के किसी शख्स ने, राणा दंपत्ति से जुड़े किसी आदमी ने, या उन्होंने खुद किया? जांच के बाद जो उचित होगा वैसी कार्रवाई करेंगे। लीलावती मैनेजमेंट से भी इस बारे में बात करेंगे। काय विषय आहे त्याची माहिती घेऊया आणि मग आमतौर पर जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर किसी हॉस्पिटल में जाता है, मरीजों को देखने जाता है, तो उनके साथ कैमरे होते हैं, उसकी तस्वीरें सबके सामने आती हैं। शिवसेना के कितने नेताओं की तस्वीरें हैं हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को देखते हुए? तो क्या उन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? आज रवि राणा ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को सुलेमानी सेना बना दिया है। शिवसेना में जो शकुनी बैठा है वो शिवसेना को डुबो देगा। पूछा गया शकुनी कौन है, तो नवनीत राणा ने कहा कि वो राज्यसभा मेंबर है। उनका इशारा संजय राउत की तरफ था। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना स्थापन की थी और उद्धव ठाकरे जी ने सुलेमान सेना बना दिया उसको। ये महाविकास आघाड़ी के विचारों पे अंग्रेजों के कायदों का पालन करके सुलेमान सेना बनाने का काम किया है। और उसी सरकार के अंदर उद्धव ठाकरे जी के साथ एक शकुनी मामा है, जो शकुनी मामा सही मायने में उद्धव ठाकरे जी को पूरा ले डूबने वाला है। और इसके लिए मुझे डूबने वाला है, डूबने जो बचे हैं सांस वो भी निकल जाएगी। और मुझे लगता है कि जो स्थिति आज राज्यसभा मेंबर शिवसेना की महाराष्ट्र में है, आने वाले परिस्थिति में शिवसेना के टिकट मांगने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे, ऐसी परिस्थिति शिवसेना की होगी। नवनीत राणा के साथ जो हो रहा है वो सरासर बदले की कार्रवाई है। उद्धव ठाकरे नवनीत राणा के जरिए सबको यह बताना चाहते हैं कि मातोश्री को चैलेंज करने का मतलब क्या होता है। और एक बार जब शिवसेना को यह पता चल जाए कि उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर कितने नाराज हैं, उनका रुख क्या है, तो फिर सब अपनी अपनी लॉयल्टी दिखाने में लग जाते हैं। बीएमसी मकान तोड़े या हॉस्पिटल एफआईआर फाइल करे या फिर 20 फीट जमीन में नीचे गाड़ दिए जाने जैसे बयान दिए जाए, यह सब उद्धव ठाकरे के प्रति वफादारी साबित करने की कोशिश है, अपने नंबर बनाने की कोशिश है। लेकिन नंबर बनाते बनाते शिवसेना के लोग भूल रहे हैं कि इन सब बातों का शिवसेना को नुकसान होगा और नवनीत राणा को फायदा होगा। महाराष्ट्र में आज दो और बड़े सियासी डेवलपमेंट भी हुए। राज ठाकरे के सबसे करीबी बाला नंदगांवकर की होम मिनिस्टर और एनसीपी के नेता दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात हुई और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि एनसीपी कांग्रेस की पीठ में छुरा फूंक रही है। तो पहले तो आपको बता दूं कि बाला नंदगांवकर दिलीप वलसे पाटिल से क्यों मिले। असल में बाला नंदगांवकर का कहना है कि राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके पास एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें लिखा है कि अजान और लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम बंद करो वरना तुम्हें मार देंगे, और राज ठाकरे को भी नहीं छोड़ेंगे। बाला नंदगांवकर ने यह धमकी भरी चिट्ठी मुंबई पुलिस को सौंपी है। इसकी जांच शुरू हो गई है और इसके बाद राज ठाकरे के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाला नंदगांवकर ने दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात के बाद कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सरकार से राज ठाकरे की सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की है और सरकार को बता दिया अगर राज ठाकरे को खरोच भी आई तो महाराष्ट्र में आग लग जाएगी। उसमें लिखा है
कि ये अजान के बारे में आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आप तुरंत बंद करो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। आप राज ठाकरे का बाजूबंद बन के घूम रहे हो, आपको तो छोड़ेंगे नहीं, मगर राज ठाकरे भी मार डालेंगे। मैंने कहा है कि राज ठाकरे साहब के बाल को भी धक्का लगेगा तो पूरे महाराष्ट्र में अंगार लग जाएगा, इतना मैं कहता हूँ। उसका राज्य सरकार के पास मैं उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, उनके कुटुंब को सिक्योरिटी देनी चाहिए, ना कि राज्य सरकार के पास मैंने मांग की है, मैंने केंद्र सरकार के पास भी मांग की है। अब बाला नंदगांवकर का दावा तो है कि वो राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर, सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर दिल्ली वलसे पाटिल से मिले क्योंकि वो होम मिनिस्टर है। लेकिन चर्चा दूसरी शुरू हो गई। अटकलें ये लग रही हैं कि पर्दे के पीछे कुछ सियासी खिचड़ी तो नहीं पकड़ी, और इस चर्चा को नाना पटोले के बयान से और हवा मिली। नाना पटोले का इल्जाम है कि एनसीपी महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचा रही है। एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रही है। राजकीय लेवल पर हम जो देख रहे हैं कि भिवंडी में हमारे 19 महानगर पालिका के सदस्य राष्ट्रवादी अपने पार्टी में लेकर उनको एक बड़ा विश्वासघात राष्ट्रवादी ने उस समय भी किया था। भंडारा गोंदिया में भी जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में राष्ट्रवादी डायरेक्ट बीजेपी से अलायंस कर कर वहाँ पे अगर सत्ता बनाना चाहती है तो हमें तकलीफ नहीं, लेकिन जब सरकार में जिस उद्देश्य से, क्योंकि इन लोगों ने तो कोशिश की थी, पैट में जाकर राष्ट्रवादी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी अंधेरे में, बाद में 80 घंटे में वो सरकार गिरने के बाद हमारी नेता सोनिया जी गांधी के पास जाकर इन लोगों ने सरकार बनाने का ये बात की, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए हमारी नेता सोनिया जी ने भूमिका रखी थी। उस बात को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था और आज वो बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ सत्ता में शामिल होना चाहते हैं। तो हमें कांग्रेस को कोई विरोध नहीं, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम सत्ता की नहीं। लेकिन इस तरह से विश्वासघात की राजनीति अगर राष्ट्रवादी करती है तो कांग्रेस इसके लिए विचार करे। मैंने उनके जो स्टेट लेवल के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, मैंने उनसे बात किया था लेकिन उनका जवाब भी अलायंस के बारे में नहीं आया। तो बिल्कुल मैं अपने हाईकमांड से बात करूंगा, उस लेवल पे वो बात होगी। नाना पटोले की फितरत है, जो कहते हैं साफ साफ कहते हैं। वो पहले भी इस तरह की बातें कह चुके हैं, लेकिन शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, महाविकास आघाड़ी स्टेट के लेवल पर है, लेकिन जिला स्तर पर पार्टी लोकल कंडीशंस के हिसाब से रणनीति बनाती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो हर जिले में अभी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के इलेक्शंस होंगे, कहीं हमारे तीनों पार्टी इकट्ठा आ सकते हैं, लेकिन वहाँ लोकली अगर बहुत एक दूसरे से अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी की अगर जमती नहीं होगी तो उस समस्या के ऊपर पहले से हल निकालने की आवश्यकता थी। लेकिन इसके बारे में नाना पटोले जो आज कह रहे हैं वो एक जिले में हुई घटना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में ये ऐसा हो सकता है। कांग्रेस और शिवसेना के मन में एनसीपी को लेकर शक शुरू से है। पहले ही दिन अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, इसीलिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता एनसीपी के हर कदम पर नजर रखते हैं। असल में गोंदिया में जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में एनसीपी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और इससे कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। अब भिवंडी और मालेगांव में एनसीपी ने कांग्रेस के मेयर और 1 दर्जन से ज्यादा पार्षदों को अपने साथ मिला लिया है। लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले एनसीपी का यह कदम कांग्रेस को कमजोर कर देगा। इसीलिए नाना पटोले ने कहा कि एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रही है। नाना पटोले का यह बयान महाविकास आघाड़ी की सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।